Okay, chalo, good afternoon, all of you. Let us start with the remaining MCQs from the mechanical properties of solids. Yes. Okay, so कल के लेक्चर में हमने कुछ MCQs लेवल 3 के किए थे. So let us continue the same. Okay. I hope you can see the board and question number 82 kept on that, isn't it? Just read the question carefully. Uniform pressure P is exerted on all sides of a solid cube at temperature 0 degrees Celsius. In order to bring the volume of the cube to the original volume, the temperature of the cube must be increased by T degrees Celsius. If alpha is the linear coefficient of volume expansion and K is the bulk modulus of the material of the cube, then the temperature T is going to be equal to. तो अभी देखो यहाँ पे एक क्यूब है और इस क्यूब के चारों तरफ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स के कारण ये क्यूब जो है वो कॉम्प्रेस हो गया है. ठीक है, सम स्ट्रेन हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन दिस क्यूब बिकॉज इट इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, तो अभी जस्ट वेट. Okay, suppose that this is the cube and suppose that the force is exerted on from all the sides on this cube. तो अभी इसके ऊपर हमने चारों तरफ से एक फोर्स एक्सर्ट किया so as to compress it like this. और उसकी वजह से मान लो कि उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो गया. Okay, and the cube has been transformed such that its volume gets reduced. Suppose this is the new shape which is obtained here. Okay, तो अभी इसमें देखो इस हालत में होता क्या है ना कि अभी इसको हम वापस टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले हैं, उसको हीट देने वाले हैं. तो हीट देने से क्या होगा, इट विल अगेन एक्सपांड एंड एक्सपांड होने के बाद फिर से वो उतना ही बन जाएगा जितना पहले था. सपोज ये टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हमने उसको एक्सपांड किया एंड आफ्टर द एक्सपांशन इट्स वॉल्यूम बिकम्स सेम एज इट वाज ओरिजिनल. तो मतलब पहले जितना भी था तो उतना ही वॉल्यूम उसका फिर से बन जाता है. ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ओके, तो अभी इसके लिए कितने टेम्परेचर से हमको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. उसके लिए सबसे पहले ये हमको सोचना होगा कि इस यूनिफॉर्म प्रेशर पी की वजह से कितना वॉल्यूम स्ट्रेन उसके अंदर पैदा होता है. तो वो वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये होता है. तो अगर हम ये यूज करेंगे तो हमको मिलेगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस. एंड एज वी नो ऑलरेडी दैट द वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर अप्लाइड which is given to be P here.
So therefore we can say this volume stress produced in this will be box will be P, and volume strain we don't know how much it is, but we can find it out by using this P and K. तो अगर इस इक्वेशन को ये K is equal to P upon वॉल्यूम स्ट्रेन है, इसको अगर हम सपोज थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो इससे हमको मिल सकता है वॉल्यूम स्ट्रेन, देखो ठीक से वॉल्यूम स्ट्रेन कितना मिल रहा है हमको, तो P अपॉन K इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, P डिवाइडेड बाय K. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉक्स ड्यू टू द प्रेशर P. ओके, तो P प्रेशर की वजह से इतना वॉल्यूम स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है. बट अभी ये भी हमको पता है ऑलरेडी कि व्हेनेवर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड, जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो देयर इज अ एक्सपांशन इन इट्स वॉल्यूम आल्सो. जैसे हमने उस दिन देखा था कि टेम्परेचर एक्सपांशन, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, और उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ओके, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है. सेम वैसे ही वॉल्यूम के बारे में भी होता है. सो इफ यू सी केयरफुली देन वॉल्यूम, इफ सपोज द V naught of the is the volume of the body at 0 degree Celsius temperature, ठीक है, V naught is the volume at 0 degree Celsius, okay, and suppose that V becomes the volume of the body at suppose T degree Celsius temperature, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम बढ़ के V इतना बन जाता है. तो इट इज ऑब्जर्व दैट द चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स V minus V naught is actually proportional to the two things. One is the original volume at 0 degree Celsius and as well as the temperature change in temperature of the body in this way. So here V minus V naught can be written to be actually equal to some constant which is denoted by gamma into V naught into T. So this gamma is called as the temperature coefficient of volume expansion, or it is also called as the temperature coefficient of cubical expansion, ठीक है. ये हमको 11th स्टैंडर्ड में ही आगे चल के जो थर्मल एक्सपेंशन या थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, हीट सेक्शन वाला चैप्टर जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर हमको ये स्टडी करना है, याद रखो एक से. सो gamma is called as the temperature coefficient of cubical expansion, remember. And with this help of this gamma we can just arrange this formula as V minus V naught upon V naught. ये जो V naught है उसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे ये साइड में, तो उससे क्या बनेगा देखो ठीक से, तो V minus V naught upon V naught becomes actually equal to gamma into T, correct है. So this is gamma multiplied by T. So this is the volume strain actually. So V minus V naught मतलब क्या, change in volume. So we can say that this will be delta V or dV upon V. तो dV upon V मतलब ही वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, जो कि gamma into T के बराबर बनता है. तो ये जो बात है तो ये हमको यूज करनी है यहाँ पे. तो इससे हमको पता चलता है कि वॉल्यूम स्ट्रेन इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू, वेट अ मिनट, लेक्चर चल रहा है, बोला बच्ची किधर है. Yes, so basically volume strain here due to the टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो वॉल्यूम स्ट्रेन बनता है वो gamma into T के बराबर बन रहा है, ठीक है. दिस इज द सेकंड फॉर्मूला वी कैन डिस्कस अबाउट हियर. तो यहाँ पे हमको ये सेकंड फॉर्मूला मिल जाता है जो कि वॉल्यूम स्ट्रेन का ही है. अब देखो यहाँ पे भी हमको वॉल्यूम स्ट्रेन मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको वॉल्यूम स्ट्रेन मिल रहा है. सो क्यों ना इन दोनों को इक्वेट करें. तो अगर इक्वेट करेंगे तो उससे हमको रिलेशनशिप मिलेगा गैमा टी, मतलब टी मिल जाएगा इन शॉर्ट. तो देखो यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो गैमा इंटू टी एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू पी अपॉन के, करेक्ट है. बट इफ यू just take this gamma in the denominator, then we can get this as T is equal to P upon gamma into K. But actually gamma can be proved to be equal to 3 times of alpha. Remember, ये जो है गैमा और अल्फा के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो भी तुमको आगे चल के थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर में ही करना है. तो इसके गैमा के बदले अगर हमने 3 अल्फा डाल दिया तो वो हमको यहाँ पे P अपॉन 3 अल्फा इंटू के मिल जाएगा,
that will be the final answer. So temperature increase will be actually P upon 3 alpha K, which is going to be there in this option 3 here. Okay. Take the screenshot if you want. Okay, let us now work this out. This is question number 86 here. Okay, इसके अंदर का जो क्वेश्चन नंबर 86 है वो हम अभी करेंगे. Just read the question once. So, solid sphere of radius r made up of a material of bulk modulus K is surrounded by a liquid in a cylindrical container. Okay, मतलब ये जो है एक solid sphere है and it is surrounded by a liquid in a cylindrical container. Yes, the massless piston of area floats on the container on the surface of the liquid. Okay, when the mass small m is placed on the piston to compress the liquid, then the fractional change in the radius of the sphere is, yes. So देखो यहाँ पे situation is something like this. Suppose this is the cylinder, okay, and there is a sphere inside this cylinder. Okay, ये suppose sphere है cylinder के अंदर. ओके, तो देखो ठीक से ये सिलेंडर जो है उसका एरिया कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. ठीक है, सो ए इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, पिस्टन ऑफ दिस सिलेंडर, एंड सपोज दैट द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस सिलेंडर. तो यहाँ पे फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है सिलेंडर के ऊपर, समझा कैसे? तो उसके लिए एक मास जो है वो मास हमने यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है. इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल m होगा तो वो रखा हुआ है इस तरह से. Suppose this is the mass which is placed on this cylinder. Okay. Yes. तो अभी इसमें ये जैसे हम मास यहाँ पे रख देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो वेट है तो वो वेट यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन के ऊपर काम करेगा, बराबर. सो वेट ऑफ दिस मास m विल जस्ट एक्ट ऑन दिस सिलेंडर. तो इसके ऊपर ये मास m की वजह से mg इतना फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, एंड दिस फोर्स विल प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑन दिस पिस्टन. So that pressure can be obtained to be simply equal to pressure equal to force upon area. ये हमको पता है ऑलरेडी, बट फोर्स कितना है यहाँ पे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पिस्टन, इस पूरे पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, तो वो mg इतना फोर्स काम कर रहा है. इसलिए हम यहाँ पे फोर्स के बदले mg डाल देंगे और नीचे एरिया kept as it is. So this much pressure will be acting on this piston, so which will compress this cylinder, this ball in the inward direction. तो ये चारों तरफ से इसको अंदर की तरफ काम करेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, और उस प्रेशर की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा. हम समझ सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल जस्ट गेट डिक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट लाइक दिस. ओके, तो ये हमको यहाँ पे अभी फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स रेडियस निकालना है. उसके लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, क्या है वो, तो k इज इक्वल टू क्या होता है, k का मतलब है बल्क मॉडुलस विच इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट change in pressure which is denoted by p here in this case, and that is to be divided by volume strain, where volume strain is nothing but
dv by v, करेक्ट है। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, तो इससे हमको ये मिल जाएगा कि dv by v will actually be equal to p by k, just like we have just done it in the last sum, याद है ना। तो अभी p by k के बराबर हमको ये मिल गया dv by v, बट यहाँ पे p कितना है, तो ये देखो p is going to be actually mg upon a, so if we replace it by that here, then the dv by v can be obtained to be simply equal to mg by k, and that is to be divided by, sorry, mg by a, that is to be divided by k, correct है। So this is actually going to be the volume strain, okay। So we can say that the volume strain produced in the sphere here is going to be actually equal to mg upon ak, ठीक है ना, क्योंकि ये जो a है वो इस k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसकी वजह से हमको मिलेगा mg by ak as the value of volume strain, okay। Once you get this volume strain, we can just get the fractional change in the radius of the sphere। अब यहाँ पे इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, तो अगर मान लिया जाए कि वो रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, और उसके अंदर जो चेंज होता है, तो उस चेंज को अगर हम बोल देते हैं डी आर है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस विल बी एक्चुअली डी आर बाय आर, which can also be written as a longitudinal strain, okay। So this is going to be actually the longitudinal strain, we can say, and already we have proved a formula in the theory। जब हमने theory discuss किया था, तो तभी हमने एक रिलेशनशिप प्रूव किया था कि वो ये है कि वॉल्यूम स्ट्रेस, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेन is always equal to the 3 times of, याद है, 3 times of longitudinal strain, yes, volume strain is always equal to 3 times of longitudinal strain, and if we use it here, then we can get this dv by v is equal to, हाँ सर लेक्चर सर इसके बाद फोन, ओके। तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि वॉल्यूम स्ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, and this longitudinal strain in the case of the sphere is nothing but the change in radius upon original radius, okay। And if we use this here, then we can get this volume strain which is dv by v put here। तो इसको अगर हम यहाँ पे डाल देंगे dv by v के बदले, तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा mg upon ak, which is going to be actually equal to 3 times of dr by r, right। And hence dr by r here can be written to be equal to, ये 3 जो है वो इस तरफ जाएगा नीचे, करेक्ट है। तो इससे हमको मिलेगा dr by r is equal to mg by 3ak, okay, mg upon 3ak। This is actually going to be the fractional change in the radius, yes, okay। और रही बात इसकी कि हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड, वैसे तो हमने ये थ्योरी के टाइम डिराइव किया है, बट इफ यू वांट इट टू बी टू डिराइव्ड once again, we can do it in 2 minutes। We know that the volume of the sphere is nothing but 4 by 3 pi r cube, करेक्ट है, ये उसका वॉल्यूम होता है, कोई भी स्फीयर का वॉल्यूम इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर हम एक बात यूज करेंगे, जो एरर्स के अंदर, थियरी ऑफ एरर्स के अंदर हमने देखा था, तो वॉल्यूम के अंदर और रेडियस के अंदर जो भी फ्रैक्शनल चेंजेस होते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, तो वो इस तरह से होता है dv by v इज इक्वल टू, ये 3 जो है ना, 3 टाइम्स, 3 सामने आ जाएगा, सो दिस 3 टाइम्स ऑफ dr by r। तो ये हमने ऑलरेडी मेजरमेंट्स चैप्टर के अंदर एरर्स के थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है। The small relative error in the measurement of volume is 3 times of the relative error in the measurement of radius, because volume of this sphere is actually proportional to the cube of its radius, and that's why, since v is proportional to r cube, we can say that the fractional change in volume is 3 times of the fractional change in radius। So if you use this here, then we can immediately get this relationship proved, and once it is proved in any ways, we can use it here and get this
fractional change in the radius immediately. Okay, so just take the screenshot of this also if you want. Okay, now we'll see this fourth question from the next section. That is, the metallic ring of radius r, cross-sectional area A, is fitted on the wooden circular disc of radius capital R, where capital R is going to be greater than this small r. Okay, if the Young's modulus of the material of the ring is y, then the force with which the metal ring expands is. ओके तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, द फोर्स विथ विच द मेटल रिंग विल एक्सपांड. तो मेटल रिंग एक्सपांड होने के लिए कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जाना चाहिए, स्ट्रेचिंग फोर्स कितना होना चाहिए, वो हमको ढूंढ के निकालना है. देखो ठीक से, द सिचुएशन इज लाइक दिस इन विच वी हैव अ मेटल रिंग एंड मेटल डिस्क. ओके, डिस्क और रिंग में पता है ना क्या फर्क होता है. देखो, दिस इज सपोज द मेटल डिस्क. ओके, and suppose that this metal disc and there is a metal ring also. तो ring जो है ये suppose है metal ring. Okay, yes, देखो ठीक से अभी ये रिंग है और ये डिस्क है. अभी डिस्क का रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो ठीक से यहाँ पे मेटल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए. ओके, तो इसका मतलब मेटल रिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है. मतलब समझ में आ रहा है कौन सा एरिया. इफ यू जस्ट हैव दिस रिंग टू बी मैग्निफाइड, अगर इस रिंग को हम थोड़ा मैग्निफाई करेंगे ना तो हमको पता चलेगा. ये देखो, सपोज वी मैग्निफाई दिस रिंग लाइक दिस हियर. तो इस रिंग को अगर मैग्निफाई करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी बात की जा रही है. तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे जो दिया है कैपिटल ए इतना दिया हुआ है. ओके, और फिर अभी हमको क्या करना है, देखो इसका जो रिंग का जो रेडियस है वो छोटा है. इट इज गिवन टू बी स्मॉल आर. ओके, radius of cross section of the ring is small r and the radius of this disc here, ये डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर दिया हुआ है. और अभी हमको क्या करना है कि इस रिंग को डिस्क के ऊपर फिट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस रिंग को यहाँ पे लेके जाएंगे यहाँ पे तो वो फिट नहीं होगा क्योंकि उसका रेडियस थोड़ा छोटा है. तो उसके लिए हमको जरूर उसको खींचना पड़ेगा और खींच खींच के इसके ऊपर फिट करना पड़ेगा इस तरह से. ये सपोज अभी यहाँ पे फिट हो गया, देखो ठीक है. तो इसको फिट करने के लिए क्या करना पड़ा जरूर हमको उसको खींचना पड़ा, राइट. तो ये खींचने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो हमको यहाँ पे ढूंढ के निकालना है. ओके, तो वो फोर्स ढूंढने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला से फिर से है, जो कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है हमको पता है ऑलरेडी. इट इज F इंटू ए सॉरी F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l, करेक्ट है. जिससे हमको मिलेगा फोर्स का फॉर्मूला. द फोर्स एक्टिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन द वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू y a इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L. ओके, बट अभी इसमें हमको ये समझना है कि y तो चलो दिया हुआ है, y is already ready-made given. Area of cross section of that ring is also already given, no doubt. तो y और a का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन what about this small l upon capital L, यही हमको निकालना है यहाँ पे. तो सोचो ठीक से, अगर इस रिंग को हम, ये जो रिंग होता है वो सर्कुलर है, उसको अगर हम सपोज यहाँ पे ब्रेक करके अगर उसको हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे, तो ये इस तरह का वायर या एक रॉड हमको मिल जाएगा. समझ सकते हो ठीक से. दिस रॉड और दिस वायर इज मेड अप ऑफ, दिस इज द रॉड विच दिस रिंग इज मेड अप ऑफ. ओके, तो इससे ही ये रिंग बना हुआ है, ऐसा मान लो. मतलब ऐसा समझ लो कि इस रिंग को ही हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक करके ये रॉड में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा है. तो अभी इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, नो डाउट.
उसकी वजह से क्या होगा कि इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे, दोनों तरफ कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सटेंशन होगा, ठीक है, एक्सटेंशन। और वो एक्सटेंशन जो है तो वो उसको स्मॉल एल है। तो ये जितना भी उसका लेंथ इंक्रीज हो गया उसको हम बोल देंगे स्मॉल एल। बट हाउ मच दिस एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी, देखो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि कितना हमको इसको खींचना है। तो अभी देखो जब हम इस डिस्क के ऊपर उसको फिट करना है तो उसके लिए उसका जो सर्कमफ्रेंस है तो वो बनता है 2 पाई कैपिटल आर के बराबर, करेक्ट है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल लेंथ ऑफ द रिंग, this is going to be the final length which is obtained only after stretching, okay। but what is the original length of this ring here, मतलब ये जो रिंग है वो उसका पहला ओरिजिनल वाला लेंथ कितना है, जबकि उसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, तो उसका ओरिजिनल लेंथ कितना होगा एक्सपांड होने के बाद, वो बनेगा एक्चुअली उसका सर्कमफ्रेंस के बराबर, मतलब ही 2 पाई इंटू स्मॉल आर के बराबर। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रिंग। तो इसलिए अभी इसमें देखो ओरिजिनल लेंथ हमको मिल गया, फाइनल लेंथ भी हमको मिल गया, तो फिर स्ट्रेन किसको बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे हम निकाल सकते हैं। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनता है, it is going to be the change in length upon original length, and what is the change in length, it is the final length minus original length, and that is to be divided by original length, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके। तो अभी इसमें देखो फाइनल लेंथ कितना है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2 पाई इंटू कैपिटल आर, करेक्ट है, माइनस what is this original length of this string here, it is 2 pi into small r, and that is to be divided by original length which is again 2 pi into small r, correct hai। and now if we just take 2 pi common from this, then we can get this 2 pi common, and bracket will contain capital R minus small r, and that is to be divided by small 2 pi into small r here, so that we can just cancel out this 2 pi from both numerator as well as denominator, and what we are left with inside is simply small r, capital R minus small r upon small r। This is actually going to be the longitudinal strain, and longitudinal strain का मतलब ही क्या है, it is the change in length upon original length which is required to find out this force here। So if we just replace it by that, then we can get this force which is equal to y into a kept as it is, and this small l upon capital L is going to be get replaced by this whole thing, that is capital R minus small r upon small r, correct hai? So this is capital R minus small r upon small r, which is going to be the force required, which is there in the option 2, just check, okay। So this option 2 will be our correct answer, okay। Just take the screenshot of this if you want। Yes, take this 10th question। Okay, just read it। See, the Poisson's ratio of a material is 0.4. If the force applied to the wire of this material, there is a decrease of cross-sectional area by 2%, then what is the percentage increase in its length? Yes. What is the relationship expression for Poisson's ratio? Do you know it? See here, Poisson's ratio is defined as the lateral strain upon longitudinal strain, बराबर है, lateral strain upon longitudinal strain, this is the Poisson's ratio, no doubt। and अगर symbols के form में लिखना है तो इस तरह से उसको लिख सकते हैं आराम से कि Poisson's ratio is denoted by sigma, which is going to be
dr/r. dr/r मतलब ही lateral strain उसको बोल सकते हैं, the change in radius upon original radius, or even we can say change in diameter upon original diameter. It's one and the same thing, and that is to be divided by the longitudinal strain, which is the change in length upon original length. Okay, so in this case here we can just get this dl by l, क्योंकि यहाँ पे हमको परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ निकालना है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ मतलब क्या, dl by l हमको निकालना है, तो dl by l will actually be given by 1 upon sigma into this dr by r. Do you agree with this? But this the question here is that how will you get this dr by r? It's given here that when the force applied on this material, there is a decrease of cross-sectional area by 2%. That means what is this 2% here? It is the percentage decrease in area. That means we can say that it is dA by A. Correct है? dA by A कितना दिया हुआ है? 2% दिया हुआ है. ठीक है, मतलब एक्चुअली di by A अपॉन into 100 ये दिया हुआ है 2%. ठीक है, but what is the relationship between the area of cross section of the wire and its radius of cross section of the wire? तो उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एवरी वायर इज जस्ट लाइक सर्कुलर. वायर हमेशा सर्कुलर ही होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर. सो इफ वी जस्ट apply the theory of errors here, then we can be able to say that this dA by A here is actually going to be 2 times of dr by r. Do you agree with this? Why this 2 comes here? Because r square is there, right? So r square होने की वजह से जितना भी फ्रैक्शनल एरर रेडियस के अंदर आएगा उसका डबल फ्रैक्शनल एरर इधर एरिया के अंदर आने वाला है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 आ गया. चलो ठीक है, तो यहाँ पे dA by A तो दिया हुआ है. It is actually if you multiply both side by 100, then we can just be able to get this dA by A into 100, that means 2. So we can just get the relationship between this dr by r and dA by A. So we can get this dA by A replaced as 2 by 100, which should be equal to 2 times of dr by r, from which we can just cancel this 2 and we can get this dr by r to be simply equal to 1 upon 100. That means it is going to be 1%. Okay, do you agree with this? dr by r is equal to 1 upon 100 means the percentage change in the radius is going to be 1% only. Yes, and since it is 1%, so यहाँ पे फिर हमको ये डालना है dr by r का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो उससे हमको क्या मिलेगा देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा dl by l. Okay, dl by l is actually going to be 1 upon sigma into dr by r. और सिग्मा कितना है तो वो भी हमको पता है ऑलरेडी. सिग्मा इज ऑलरेडी 0.4. ये देखो यहाँ पे सिग्मा मतलब पॉइजन्स रेशियो व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू बी 0.4, राइट, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद dr by r, which is actually this 1 upon 100. Okay, so this is 1 upon 100, and then if we just work this out, तो dl by l का वैल्यू हमको मिल जाएगा आराम से, जो कि 1 upon 40. और just keep it as it is because we want this percentage increase in the radius ना, तो लेंथ ना, तो लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज ही हमको चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, इन दोनों तरफ यहाँ पे जो 1 upon 0.4 into 1 upon 100 है, इस दोनों को अभी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली तुमको परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा. तो ये देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS को, और RHS को भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो इससे ऑटोमेटिकली ये 100 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, तो देखो dl by l into 100 मतलब ही परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ. ओके, इसको ही परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बोलते हैं, जो कि हमको 1 अपॉन 0.4% के बराबर मिलने वाला है. और 1 अपॉन 0.4 मतलब क्या, 10 by 4, एंड 10 by 4 का मतलब ही होता है 2.5, करेक्ट है. So it should be 2.5%. So here this 2.5% will be actually the correct option. Yes, just take the screenshot of this if you want.
Let us try this 15th one. Just read. If y, k, and eta represents respectively the Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity, and if the rigidity modulus is twice the bulk modulus. Okay, so can you write this in the words और symbols? Symbolic form में कैसे इसको express करेंगे? तो इसमें यहाँ पे हमको जो y, eta और k इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हमको यूज करना होगा, ठीक है, जो कि हमने थ्योरी को स्टडी करने के टाइम देखा था। इवन ऑलरेडी जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है उसके अंदर भी वो रिलेशनशिप ऑलरेडी दिया हुआ है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके, इट इज लाइक 9 अपॉन y is equal to 1 upon k plus 1 upon eta. This is actually the relationship between y, k and eta. And since it is given here that the rigidity modulus, मतलब कौन, eta, बराबर, it is given to be twice of the bulk modulus. What does it mean? Eta is equal to 2 times of k. ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर ये बात हमने यहाँ पे यूज की तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, so 9 upon y will become actually equal to 1 upon k and plus 3 upon eta, where eta can be replaced by 2k here, correct है, so here it will be 2k. तो इससे हमको क्या मिलेगा, y और k के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, ओके, डू यू वांट दैट? देखो y और k के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे मिल रहा है, और इवन यहाँ से ही हमको y और eta के फॉर्म में भी रिलेशनशिप मिलेगा। ये देखो y और eta के बीच में भी रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है, बट जस्ट लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड k फर्स्ट. If it matches with any one of these three options, then we can select it as it is. Otherwise, we can go for the relationship between y and eta, and that can be obtained by putting this k is equal to eta by 2 here in the same equation. Okay, तो अभी चलो फिलहाल eta के बदले 2k हमने डाल दिया है, तो अभी यहाँ पे LCM लेने से क्या होगा, यहाँ पे k है, यहाँ पे 2k है, तो इनका दोनों का LCM क्या बनता है, 2k, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन गया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिससे हमको मिलेगा यहाँ पे 9 बाय y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, मतलब इट विल बी 5, and that is to be divided by 2k, correct? And then we can just get cross multiplied and get it as 18k is going to be equal to 5y. Okay, yes, so is this option, yes, ये जो फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हमको मिल रहा है। देखो y कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू 18k अपॉन 5, तो इसमें से हमको ये पता चल रहा है। तो वंस वी गेट दिस रिलेशनशिप बिटवीन y एंड k, we can just select this fourth one as a correct option, but still we will try to obtain the relationship between y and eta as well, because eta और k के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो तो हमको ऑलरेडी पता है। if we try to find out the relationship between y and eta, तो उसके लिए या तो ये k का जो वैल्यू है that is eta by 2 वो इस इक्वेशन के अंदर डाल दो, जिससे हमको मिलेगा 9 by y is equal to 1 अपॉन k, k के बदले ही हमको eta by 2 डालना है, तो ये बन गया eta by 2 and this plus 3 upon eta as it is, and if we just take this 2 in the numerator, then we can get this 9 by y is equal to 2 by eta plus 3 by eta, which happens to be 5 by eta, correct है? So this is 5 by eta and that is equal to 9 by y, which gives y is equal to, तो y इस तरफ जाएगा, eta इस तरफ जाएगा, 9 by 5, so it will be 9 by 5 into eta, correct है? So this is the relationship between y and eta, which is not same as this one here. उल्टा है ना, यहाँ पे 5 eta by 9 है, which is not correct, because we have that y is equal to 9 by 5 times eta, and that's why we can reject this as option 2 is not a correct option. Already we have got the correct option, that is 4 here, but just for the sake of curiosity,
we have found out the relationship between y and eta. Even we can find out the relationship between y and eta just by putting this k here by eta by 2. k का जो वैल्यू है eta by 2 यहाँ पे अगर डाल देंगे ना तो अभी भी हमको मिलेगा, देखो y is going to be equal to 18/5 into eta, where eta is nothing, oh, sorry, k, where k is nothing but eta by 2, right? So eta by 2 यहाँ पे डाल दिया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो, और हमको यहाँ पे 9 बचेगा, फिर से वही मिल जाएगा हमको, है कि नहीं? तो इस तरह से ये भी हमको मिल सकता है आराम से. So just take the screenshot of this screen also. Okay, most of the questions are just similar only, which we already done. Yes, one last sum we'll do from this chapter. Is the question number 10 from the 15th page number. Yes, just read this question carefully. The wire of 1 meter length and 4 millimeter radius is clamped at the upper end. The lower end is twisted by an angle of 30 degree. What is the angle of shear? अभी ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है जो हमने एक्चुअली थियरी के अंदर डिस्कस करना चाहिए था, बट लेट अस डिस्कस इट नाउ. ओके, देखो, अगर सपोज हमारे पास एक वायर है, मान लो ये वायर इस तरह से हमने क्लैंप किया है रिजिड सपोर्ट के साथ. ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है. ओके, और सपोज कि एक मिनट, और दिस इज सपोज इट्स क्रॉस सेक्शन. ओके, ये उसका क्रॉस सेक्शन है मान लो. अभी सोचो कि अगर इसको हमने अभी फोर्स अप्लाई किया, लेकिन अभी फोर्स जो है वो हम लॉन्जिट्यूडनली या लैटरली अप्लाई नहीं करने वाले हैं, बट वी आर अप्लाइंग द फोर्स टेंजेंशियली टू दिस वायर. ओके, तो अभी इस वायर को हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा. तो मतलब हमने इसको ट्विस्ट किया, इस तरह से फोर्स अप्लाई करना चालू किया. ठीक है, जो उसको इस तरह से ट्विस्ट करेगा, घुमाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्ट को क्या बोलेंगे? ठीक है, मतलब अगर वायर ऐसा है और उसको हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया इस तरह से, तो उससे क्या होगा कि द वायर विल जस्ट गेट ट्विस्टेड, एंड व्हेन इट विल गेट ट्विस्टेड, हाँ,
So in that case what will happen is these points will get shifted. तो यहाँ का ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको हम P बोल सकते हैं, तो वो पॉइंट यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा सपोज, उसको हम P डैश बोल देते हैं, चलो ठीक है, P डैश, जिसका मतलब ये है कि अभी जो पॉइंट यहाँ पे है तो वो तो वहाँ पे ही रहेगा, बट in the new situation this point will just move to this point here, and obviously here also the same thing will happen. तो इधर का जो पॉइंट P होगा या Q होगा उसको हम बोल सकते हैं Q, this Q will just get shifted at this point here, that means it will become Q dash like this, that means the wire has been twisted like this. तो ऊपर का जो पॉइंट है वो तो सेम वहां पे ही रह रहा है, लेकिन जो नीचे के जो पोर्शन है वो मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल से वो मूव कर रहे हैं। अभी मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, चलो ये क्यू लेने की जरूरत नहीं है, forget about that q, just focus on this point p and p dash. So if you just join them with the center, तो यहाँ से हमने एक सेंटर के साथ अगर उसको ज्वाइन किया तो ये एक रेडियस हमको मिल रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा रेडियस हमको इधर मिल रहा है। देखो ठीक से अभी यहाँ पे ये जो just see carefully, if we see this angle here, then this angle can be supposed to be theta, which is called as the angle of twist. ठीक है, angle through which the wire gets twisted here, it is denoted by theta, or let us denote it by phi. Okay, इसको हम phi denote कर देंगे क्योंकि theta is going to be the angle of shear which is going to be different from this angle of twist. अच्छा, अभी angle का definition क्या है, तो हमको पता है if the radius of cross section of the wire is r and the length of this arc here, ये length जो है वो उसको अगर हमने s बोल दिया है तो उस केस में जो phi है तो phi का according to definition फॉर्मूला क्या बनेगा, as we know that the phi is the angle of angle is always equal to arc upon radius, तो arc कितना है यहाँ पे s है और radius कितना है r है, तो इससे हमको ये phi का वैल्यू मिल जाता है, phi is actually going to be s upon r, no doubt. Okay, अभी यहाँ पे देखो, if you see this same diagram carefully, then now we can understand here that the same means एक similar angle यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी तो एक एंगल प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, ऊपर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस हुआ है ये एंगल एक्चुअली हमको थीटा बोलना है, दिस एंगल इज एक्चुअली डिनोटेड बाय थीटा एंड दैट एंगल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एंगल ऑफ shear. Why it is so? Because angle of shear is nothing but the lateral displacement, जैसे हमने उस फॉर्मूला के अंदर देखा था, जो शेयरिंग स्ट्रेन का जो हमने सिचुएशन किया था, स्टडी किया था, तो उसके अंदर हमको पता है कि एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे काम किया करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, और हम जानते हैं कि ये लेयर्स जो है वो लेयर्स ट्विस्ट हो जाते हैं, लेयर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो इस टॉप लेयर का जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो अगर हम x डिनोट करते हैं उसको, और अगर इसका जो ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेयर से जो डिस्टेंस है उसको अगर कैपिटल डिनोट करते हैं, तो this theta is called as the angle of shear, which is defined actually as the displacement of any particular layer or top layer x divided by this distance of that layer from the fixed layer, that means capital L here. So in the same way, if we just focus on this diagram here, so this theta can be expressed as the shearing strain, shearing strain here, because the layers are circular now in this case, यहाँ पे ये अलग अलग layers हम consider कर सकते हैं जो कि twist होने जा रहे हैं, and every layer is getting twisted, means it gets displaced from its original position, and if we consider this s is going to be the displacement of that layer from the original position, lateral displacement of any layer, and this length of the wire here, ये जो पूरा वायर का जो लेंथ है तो उसको अगर सपोज हम L बोल देते हैं, so that L will be the radius of this orbit, मतलब ये जो है ये थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस थीटा निकालने के लिए उसका जो आर्क लेंथ है वो हमको वही कंसिडर करना है जो हमने पहले भी कंसिडर किया था, PP डैश, which is s in length,
and that is to be divided by this L here. So this theta will actually be equal to S upon L in this case. So अभी ये देखो हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए, एक तरफ ये phi का इक्वेशन है, phi which is going to be S upon L, sorry R, और दूसरी तरफ थीटा का इक्वेशन है जो कि S अपॉन L. अब ये दोनों इक्वेशंस यूज करके हम, क्योंकि S कॉमन है ना इन दोनों के बीच में, तो इसमें से हमको क्या मिल रहा है, S कैन बी रिटन टू बी एक्चुअली इक्वल टू L इंटू थीटा, बराबर है. और इसमें से हमको क्या मिल रहा है, देखो S इज गोइंग टू बी इक्वल टू R इंटू फाई, करेक्ट है. And now if we just equate these two values of S from both of these equations, then we can be able to get that L into theta is actually going to be R into phi. And from this only we can get this theta, which is called as the angle of shear, which is going to be R by L into phi. And this is the important relationship which we wanted to prove in this section here. तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन याद रखते हो तो उससे तुमको ये इक्वेशन का जो आंसर है वो इजीली मिल जाएगा. देखो ठीक से पढ़ो एक बार, ठीक से क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वायर 1 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ पे 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है कि नहीं वायर का, तो लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन टू बी 1 मीटर, ओके, एंड 4 millimeter रेडियस. yes, so radius of the wire here is given to be 4 millimeter, and millimeter means 10 raised to minus 3 meter, so we can get this as 10 raised to minus 3, 4 into 10 raised to minus 3 meter, correct है. तो ये बन गया रेडियस. और at the same time twisted angle, the lower end of this wire is twisted by an angle of 30 degree. So here this phi is actually given to be 30 degree here, okay. ये 30 degree जो दिया हुआ है वो phi है, okay. और इस phi को यूज करके हम थीटा निकाल सकते हैं आराम से. that is to be found out here. Angle of shear मतलब ये क्या, theta. yes, so theta can be easily found out by using this formula, that is R upon capital L into phi. So if we just put these values here, then we can just be able to get that R, which is going to be 4 into 10 raised to minus 3, and that is divided by length of the wire, which is 1, and that is to be multiplied with 30 degree here, तो 30 degree. अब यहाँ पे 4 और 30 का प्रोडक्ट कितना बनता है, it becomes 120, and hence it will be 120 multiplied by 10 raised to minus 3, and which will make it 0.12. But don't forget that this 30 was in degree, so this 0.12 will also turn out to be in degree only. If you want to convert it into radian, we can do it, but not necessary because the answer is going to be in degree only. Yes, so here we can see clearly that this wire will have a shearing strain or angle of shear going to be equal to 0.12 degree. If you want, you can convert it into radian also by just multiplying it by pi by 180. Remember, pi by 180 से उसको multiply करके हमको ये मिलने वाला है, वो उसका जो वैल्यू है वो रेडियन में मिलने वाला है. And this is actually going to be the shearing strain. Okay, shearing strain जो है वायर के अंदर का, वो अगर पूछा रहता, तो यहाँ पे तो चलो एंगल पूछा है, no doubt, but that angle is found to be in degrees. But if suppose a shearing strain is to be found out, तो शेयरिंग स्ट्रेन तो रेशियो होता है, वो तो डिग्री में नहीं बोल सकते कि नहीं, तो इसलिए शेयरिंग स्ट्रेन पूछने पे आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता था. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जितना भी आंसर मिलता वो आपको फाइनल आंसर एज ऑप्शन करेक्ट चूज करना होता था, ओके. अगर शेयरिंग स्ट्रेन पूछते थे तो, otherwise it's okay. yes, okay, so here we can just declare that this chapter mechanical properties of solids has been finished here. okay, यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट साउंड. ओके, ऑलरेडी यू आर कंप्लीटेड इट एट द रेगुलर लेवल. थ्योरी लेवल पे आपने ऑलरेडी उसको कंप्लीट किया है, बट जस्ट उसको थोड़ा और ज्यादा रिवाइज करके रखो, ठीक है. उसके अंदर के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो सब ठीक से पढ़ के रखो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विथ एमसीक्यूज लेवल. तो जेई नीट लेवल पे हम उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, so let us stop here. Thank you all of you.